नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। 100 बात की एक बात में आज मोबाइल पर की गई कॉल रूस के सैनिकों के लिए मौत की कॉल बन गई। अल अक्सा मस्जिद में कट्टर छवि वाले इजरायल के मंत्री की एंट्री पर बवाल मच गया। दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने एक सर्वे का दावा करते हुए मध्य प्रदेश में कांग्रेस का संकट बढ़ा दिया और दिल्ली के अंजलि मौत मामले में उसकी सहेली के दावों के बाद पहेली और उलझ गई। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के लिए इस साल की सबसे परेशान करने वाली खबर सामने आई है और वो ये कि पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क में बड़ी संख्या में रूसी सैनिकों के मारे जाने के पीछे की वजह मोबाइल फोन थे। मतलब जंग के बीच रूसी सैनिक मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे थे जो उनकी मौत की वजह बन गए। ये दावा पश्चिमी मीडिया ने रूस के रक्षा मंत्रालय के हवाले से किया है। यूक्रेन ने साल की शुरुआत में ही डोनेस्क के मकीवका में रूसी सेना के ठिकाने पर बड़ा हमला बोला और रूस ने 11 महीनों की जंग में पहली बार यह माना था कि हमले में उसके 63 सैनिकों की मौत हो गई थी। हालांकि अब जो खबर आई उसमें रूस ये मान रहा है कि मकीवका में उसके 63 नहीं बल्कि 89 सैनिक मारे गए, जिसके लिए रूस के रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। उसने साफ कह दिया कि एक छोटी सी गलती की वजह से सैनिकों को जान गंवानी पड़ी और उनकी गलती ये थी कि जंग के बीच वो मोबाइल फोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे थे और बड़े अधिकारियों को इसकी भनक ना लगे इसलिए उन्होंने कई मोबाइल फोन बैरकों में छिपा रखे थे। और ये बैरक डोनेस्क के मकीवका शहर में एक ऐसी जगह बनाई गई थी कि यूक्रेन के सैनिकों को भनक तक ना लगे। खबर के मुताबिक मकीवका के एक कॉलेज में रूसी सैनिकों के रहने के लिए कई अस्थायी बैरक तैयार की गई ताकि वो रूस के कब्जे वाले इस इलाके की सुरक्षा कर सकें। लेकिन वहां रहने वाले सैनिकों की एक लापरवाही उन पर भारी पड़ गई। उन्होंने अपने लोगों से बात करने के लिए वहां ढेर सारे मोबाइल फोन जमा कर रखे थे और मोबाइल फोन के इस्तेमाल की वजह से ही उनके ठिकाने को ट्रैक कर लिया गया, जिसके बाद यूक्रेन की सेना ने हमले के लिए सटीक लोकेशन का पता लगा लिया और फिर एक इशारा मिलते ही हाईमार्स से ताकतवर मिसाइलें दाग दी गई। यूक्रेन ने रूसी सैनिकों के ठिकाने की इतनी सही जानकारी इकट्ठा की थी कि मिसाइलें सीधे जाकर मकीवका में मौजूद कॉलेज पर गिरी और वहां बनाए गए रूसी सैनिकों के बंकर एक झटके में तबाह हो गए। इससे पहले कि रूस की सेना कुछ समझ पाती, उसके 89 सैनिक अपनी जान गंवा बैठे और सैकड़ों की संख्या में सैनिक बुरी तरह जख्मी हो गए। इस भीषण हमले के बाद यूक्रेन ने दावा किया था कि रूस के करीब 400 सैनिक मारे गए। माना जा रहा है कि इस दावे के बाद ही रूस को यह मानने के लिए मजबूर होना पड़ा था कि उसके 63 सैनिक मारे गए, जिनकी संख्या बाद में बढ़ाकर 89 हो गई, जिसके बाद रूस में भी गुस्से की आग जोर पकड़ने लगी। वहाँ के लोग इसके लिए पुतिन को तो कोस ही रहे थे, अब उनके निशाने पर रूसी सेना के कमांडर भी आ चुके हैं। लोगों का आरोप है कि जंग में कमान संभाल रहे रूसी कमांडर सही रणनीति नहीं अपना रहे और इसी वजह से यूक्रेन जंग में न सिर्फ बढ़त बना रहा है बल्कि बड़ी संख्या में रूसी सैनिक भी मारे जा रहे हैं। और ये साल तो पुतिन के सैनिकों के लिए तबाही लेकर आया, क्योंकि यूक्रेन ने दावा किया कि उसने साल की शुरुआत से अब तक रूस के करीब 500 सैनिकों को मार गिराया। और अगर यूक्रेन के इस दावे में जरा भी सच्चाई है तो ये पुतिन के सैनिकों को खौफ से भर देने वाला है, क्योंकि पहले ही पुतिन की फौज यूक्रेन के कई हिस्सों में घुटनों पर है और अब जेलेंस्की की सेना उसे पूर्वी यूक्रेन में भी पीट रही है, जहां के ज्यादातर इलाकों पर रूसी सेना अपना कब्जा होने का दावा करती है। इसके बाद भी यूक्रेन ने डोनेस्क के मकीवका के बाद एक और बड़ा हमला लुहांस्क में बोला। वहां रूसी सेना के एक बड़े हथियार डिपो को निशाना बनाया गया। इसके लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। ड्रोन से बम गिराए जाने से पहले वहां से कुछ सैनिक भागते दिखाई दिए, लेकिन तभी बम इमारत से जा टकराया। इस हमले के बाद रूसी सेना का हथियार डिपो मलबे में बदल गया और यूक्रेन ने दावा किया कि उसके इस हमले में भी रूस के करीब 100 सैनिक मारे गए। इस बीच 31 दिसंबर को यूक्रेन की राजधानी कीव पर हुए ताबड़तोड़ हमलों के वीडियो सामने आए। रूस ने 31 दिसंबर को कीव पर क्रूज मिसाइलों और ड्रोन से कई भीषण हमले किए थे और नए साल से ठीक पहले कीव के लोगों को दहला कर रख दिया था। रूस ने यूक्रेन में नए साल के जश्न को मातम में बदल दिया था। इसकी गवाही वहां से आई तस्वीरों ने दी, जिनमें एक के बाद एक कीव के अलग अलग हिस्सों में धमाके होते दिखाई दिए। वहां से आई एक तस्वीर में सड़क से गुजर रहा एक आदमी दिखाई दिया, तभी उसके सामने एक तेज धमाका हुआ और वहां मौजूद इमारत से शीशे और लकड़ियों के टुकड़े गिरते हुए नजर आए। इसके साथ ही कई दूसरी तस्वीरों में भी धमाकों के बाद मलबा हवा में उड़ता दिखाई दिया। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने कीव पर ऐसे एक दो नहीं बल्कि दर्जनों हमले किए थे और इन्हीं हमलों का बदला लेने के लिए यूक्रेन ने डोनेस्क और लुहांस्क में रूसी सेना पर ऐसे हमले बोले कि पूरा रूस थर्रा गया। लेकिन अब यूक्रेन इस बात की आशंका जता रहा है कि पुतिन भी चुपचाप नहीं बैठेंगे, बल्कि वो साल 2023 में यूक्रेन पर हमलों की झड़ी लगा देंगे, क्योंकि साल की शुरुआत में ही उन्हें ऐसी चोट पहुंची है जो वो जल्द भूलने वाले नहीं है।
यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने आशंका जताई कि रूसी सेना इसी महीने बड़े हमले बोल सकती है और ये हमले ठीक उसी तरह होंगे जैसे 24 फरवरी को किए गए थे, यानी रूस के सैनिक एक साथ कई दिशाओं से हमले करेंगे। यूक्रेन के मुताबिक उसके उत्तर में कीव पर, उत्तर पूर्व में खार्किव पर और दक्षिण पश्चिम में खरसोन पर एक साथ हमला हो सकता है। हालांकि यूक्रेन ने भी इससे निपटने की तैयारी पूरी होने का दम ठोका। उसने दावा किया कि आने वाले 4 से 5 महीनों में 70,000 से ज्यादा रूसी सैनिक जंग में मारे जाएंगे। उधर इजराइल के मीडिया ने दावा किया कि ईरान की लगातार धमकी के बाद अमेरिका ने अपने खतरनाक लड़ाकू विमान इजराइल में तैनात कर दिए। ईरान ने 29 दिसंबर से शुरू हुई एक बड़ी मिलिट्री ड्रिल में अमेरिका और इजराइल को अपने ड्रोन और घातक मिसाइल की ताकत दिखाई और साथ ही यह धमकी दी थी कि दोनों में किसी ने ईरान पर हमले की सोची भी तो उसे धूल में मिला दिया जाएगा। ईरान की इसी खुली चेतावनी के बाद अमेरिका ने भी उसे जवाब देने की ठान ली और इसके लिए उसने दक्षिणी इजराइल के नेवतिम एयरबेस पर अपने 6 ताकतवर F-15 फाइटर जेट तैनात कर दिए, जो बेहद खतरनाक बमों और मिसाइलों से लैस हैं। इन लड़ाकू विमानों के बारे में कहा जाता है कि जरूरत पड़ने पर ये पलक झपकते ही दुश्मन पर हमला बोलकर उसे तबाह करने की क्षमता रखते हैं और इसी वजह से अमेरिका ने ईरान को सबक सिखाने के लिए इजराइल में अपने F-15 विमानों को तैनात कर दिया ताकि इजराइल पर हमले की ईरान की किसी भी हरकत का तुरंत जवाब दिया जा सके। और इसीलिए अमेरिका ने एक बार फिर अपनी फौज की एक खास रणनीति का इस्तेमाल किया, जिसका इस्तेमाल वो अपने साथी देशों को दुश्मनों से बचाने के लिए कई साल से कर रहा है। अमेरिका की इस रणनीति को एजाइल कॉम्बैट एम्प्लॉयमेंट के नाम से जाना जाता है, जिसमें वो अपने घातक हथियारों की तैनाती साथी देशों की उन जगहों पर करता है जहां से दुश्मन को जवाब देना आसान होता है। और इसीलिए अमेरिका ने अपने लड़ाकू विमानों की तैनाती के लिए दक्षिणी इजराइल के नेवतिम एयरबेस को चुना, जहां से ईरान की राजधानी तेहरान की दूरी 1500 किलोमीटर से भी कम है। मतलब यह कि ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो अमेरिकी लड़ाकू विमान तेजी से उस तक पहुंच जाएंगे और ईरान पर बमों की बारिश करके वहां तबाही मचा देंगे। इजराइल की मीडिया के मुताबिक इसकी तैयारी के लिए अमेरिका और इजराइल इसी हफ्ते एक मिलिट्री ड्रिल भी शुरू करेंगे, जिसमें अमेरिका के F-15 के साथ ही इजराइल में मौजूद F-35 फाइटर जेट हिस्सा लेंगे। F-35 भी अमेरिका का ही लड़ाकू विमान है जिसे इजराइल ने खरीदा है। खबर के मुताबिक इस ड्रिल में गल्फ स्ट्रीम G550 विमान को भी शामिल किया जाएगा। इस विमान को दुनिया के आधुनिक जासूसी विमानों में एक माना जाता है। इजराइल की सेना ने दावा किया कि अमेरिका के साथ उसका सैन्य अभ्यास ईरान के काफी करीब किया जाएगा, जबकि इससे पहले पिछले साल नवंबर में भी अमेरिका और इजराइल ने एक बड़ी ड्रिल की थी। उस वक्त दोनों देशों की सेनाओं ने ईरान के एयरबेस और सैनिक ठिकानों के कई नकली टारगेट को तबाह करने का अभ्यास किया था। इधर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें बिना ओबीसी आरक्षण के जल्द निकाय चुनाव करने का आदेश दिया गया था, जिसे यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। इस मामले में नोटिस जारी कर यूपी सरकार से 3 हफ्ते में जवाब मांगा गया। इस बीच क्रिकेटर ऋषभ पंत को सर्जरी के लिए एयरलिफ्ट कर देहरादून से मुंबई भेज दिया गया। ऋषभ पंत पिछले 6 दिन से देहरादून के अस्पताल में भर्ती थे, जहां से उन्हें मुंबई के अस्पताल में शिफ्ट किया गया। ऋषभ पंत को एम्बुलेंस से देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट लाया गया और फिर वहां से एयर एम्बुलेंस के जरिए मुंबई भेजा गया। 30 दिसंबर को रुड़की में हुए हादसे के बाद उन्हें देहरादून के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उधर नए साल में एंट्री करने से पहले तुर्की ने अपने एक एयर डिफेंस सिस्टम की कामयाब टेस्ट फायरिंग करके ग्रीस को फिर तेवर दिखा दिए। कहा जा रहा है कि तुर्की का खुद का बनाया सिस्टम रूस के S-400 मिसाइल सिस्टम को टक्कर देगा और S-400 की गिनती दुनिया के सबसे ताकतवर और आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम में होती है। यानी तुर्की की तैयारी हथियारों की दुनिया में एकदम बेस्ट बनने की है ताकि ग्रीस जैसे दुश्मन उसके आगे चूं तक न कर सके। बीते कुछ वक्त से तुर्की एक से बढ़कर एक हथियार बनाने में लगा है। उसका बारकताश ड्रोन यूक्रेन के मैदान में अपना लोहा मनवा ही चुका है और अब खबर है कि तुर्की ने 30 दिसंबर को मिसाइलों को भेजने वाले सिपर नाम के अपने एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफल टेस्ट किया। बताया गया कि सिस्टम से निकली तुर्की की मिसाइल ने 100 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर मौजूद टारगेट को पूरी तरह तबाह कर दिया। हाल के वक्त में तुर्की ने जो डिफेंस सिस्टम बनाए हैं उनमें सिपर की रेंज सबसे ज्यादा है और तुर्की के राष्ट्रपति तो पहले ही ग्रीस को अपनी टाइफून मिसाइल से उड़ाने की धमकी देने में लगे हैं। उस पर तुर्की के इस नए एयर डिफेंस सिस्टम ने उसकी हिम्मत पहले से ज्यादा बढ़ा दी और इतनी बढ़ गई कि तुर्की के रिटायर हो चुके एक कर्नल तक ने ग्रीस को आंखें दिखा डाली। उन्होंने कहा कि तुर्की को अपना नया TCG अनादोलू एयरक्राफ्ट कैरियर एजियन सागर में उतार देना चाहिए ताकि ग्रीस खौफ से मर जाए। तुर्की और ग्रीस के बीच मौजूद एजियन सागर फसाद की जड़ बना हुआ है। एजियन सागर के कुछ टापुओं के लिए दोनों में ठनी हुई है।
तुर्की का ग्रीस को धमकियां देना तो समझ में आता है, लेकिन उसके पूर्व कर्नल ने तुर्की वर्सेस ग्रीस की इस पिक्चर में अमेरिका को भी घसीट लिया। कहा गया कि अमेरिका ग्रीस को तुर्की के खिलाफ मोहरा बनाना चाहता है। इधर देश भर में 250 से ज्यादा ट्रेनों पर कोहरे की मार पड़ गई, जिसकी वजह से रेलवे को 250 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द करना पड़ा और घने कोहरे की वजह से करीब 20 ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया, जबकि कई ट्रेनें पहले से ही देरी से चल रही हैं। देश भर में रेल की पटरियों, प्लेटफॉर्म की मरम्मत और रखरखाव के बीच पड़ी कोहरे की मार की वजह से 250 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द किया गया। इस बीच तालिबान ने एक बार फिर पाकिस्तान को चेतावनी दी और दो टूक बोल दिया कि वो भड़काऊ बयान न दे, क्योंकि इससे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते खराब होंगे। टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान की वजह से तालिबान और पाकिस्तान की दूरियां बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने खुलकर कहा कि टीटीपी के आतंकियों को अफगानिस्तान में पनाह मिल रही है और ये बात पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि 2022 में सबसे ज्यादा इसी आतंकी संगठन ने पाकिस्तान को परेशान किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान में पाकिस्तानी तालिबान को खत्म करने की रणनीति बनी और वहां की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने उस मिलिट्री ऑपरेशन को मंजूरी दे दी, जिसके तहत देश भर में टीटीपी के आतंकियों को घेर कर मारा जाएगा। यही नहीं, पाकिस्तान की सरकार टीटीपी के आतंकियों को पनाह देने वालों से भी दो हाथ करने के मूड में दिखी, क्योंकि वहां के गृह मंत्री राना सनाउल्लाह के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी तालिबान को आंखें दिखाई। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तालिबान सरकार के साथ समझौते के बावजूद अफगानिस्तान की जमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है और तालिबान तमाशा देख रहे हैं। इससे पहले राना सनाउल्लाह ने कहा था कि अगर तालिबान ने टीटीपी को नहीं रोका तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में घुसकर आतंकियों को मारेगा। यानी पाकिस्तान अपने देश में आतंकवाद फैलाने वालों और उन्हें पनाह देने वालों दोनों से लड़ने के मूड में है, लेकिन उसके ये तेवर तालिबान को डरा नहीं रहे बल्कि जंग के लिए उकसा रहे हैं। कम से कम तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद की बातों से तो ऐसा ही लगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को बेबुनियाद और उकसाने वाली बातें नहीं करनी चाहिए। इससे पहले तालिबान सरकार के रक्षा विभाग के अधिकारी मोबिन खान ने पाकिस्तान को खुली चुनौती दे डाली थी और पाकिस्तान को बेबुनियाद बातें करने से रोका। तालिबान सरकार के रक्षा विभाग के अधिकारी मोबिन खान ने सीरिया और तुर्की का नाम लेकर पाकिस्तान को समझाया और खुल्लम खुल्ला बोल दिया कि पाकिस्तान खुद को तुर्की और अफगानिस्तान को सीरिया समझने की गलती न करे, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की जमीन पर कदम रखा तो उसकी सेना को सरेंडर करना पड़ेगा। मोबिन खान से पहले तालिबान के एक दूसरे नेता ने तो पाकिस्तान को 1971 की हार याद दिला दी थी और उसके जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए हार से जुड़ी तस्वीर तक शेयर कर डाली थी। यानी पाकिस्तान डाल है तो तालिबान पात, जिसकी वजह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जंग जैसे हालात बनते दिख रहे हैं। हालांकि तालिबान ने साफ किया कि वो अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल पड़ोसी देशों के खिलाफ नहीं होने देंगे, जिसके लिए वो पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन इसमें उन्हें पाकिस्तान की सरकार का साथ चाहिए, न कि उनकी धमकी। लेकिन पाकिस्तान को तालिबान की बात पर भरोसा नहीं, तभी तो राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ ने खुलकर उन पर उंगली उठाई। पाकिस्तान सरकार ने दावा किया कि 2022 में पाकिस्तानी तालिबान के हमलों में पाकिस्तान की सेना के 282 सैनिक मारे गए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने जानकारी दी कि टीटीपी ने 58% आतंकी हमले खैबर पख्तूनख्वा में किए। इसके अलावा कुछ अटैक बलूचिस्तान में भी हुए, जिसकी वजह से उन्हें आक्रामक होना पड़ा, क्योंकि टीटीपी के आतंकी अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में अशांति फैला रहे हैं और तालिबान सरकार कुछ नहीं कर रही। उधर अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस वैष्णो देवी पहुंच गई। इस दौरान उन्होंने वहां के सुविधा इंतजामों की भी खूब तारीफ की और माता वैष्णो देवी के दरबार में मत्था टेकने के बाद उन्होंने एक वीडियो भी बनाया जिसमें उन्होंने माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के इंतजामों की तारीफ की। अभिनेत्री जैकलीन ने माता वैष्णो देवी के दर्शनों को अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे अनुभवों में एक बताया। इधर दिल्ली के कंझावला मामले में अंजलि की सहेली निधि सवालों के घेरे में आ गई। ऐसा इसलिए क्योंकि निधि ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में जो बयान दिए थे वो सामने आ रहे सीसीटीवी वीडियो से मेल नहीं खा रहे, क्योंकि निधि ने सबसे बड़ा दावा यह किया था कि हादसे के वक्त वो अंजलि के साथ थी। यानी 31 दिसंबर की रात जब अंजलि का स्कूटर आरोपियों की कार से टकराया था तब निधि भी उसके साथ थी। उसने यह भी दावा किया था कि कार से टक्कर होने के बाद वो बुरी तरह घबरा गई थी और इसलिए वहां से डरकर अपने घर चली गई थी। पुलिस के मुताबिक ये हादसा देर रात करीब 2 बजे हुआ था। मैं बहुत होपलेस हो गई थी, मेरे को जो ठीक लगा अपने घर जाना। लेकिन न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में निधि का ये दावा गलत साबित हुआ, क्योंकि सामने आए नए सीसीटीवी वीडियो में दिखा कि निधि 31 दिसंबर की रात करीब 1:30 बजे अपने घर पहुंच चुकी थी। इस वीडियो में निधि लाल रंग की जैकेट में नजर आई, मतलब वो हादसे से पहले अपने घर में थी। जबकि निधि बार बार ये दावा कर रही है कि वो अंजलि के साथ ही थी, लेकिन कहा जा रहा है कि सीसीटीवी वीडियो से साफ है कि निधि ने लोगों को सच्चाई नहीं बताई। और निधि का एक और दावा भी उसके बयान से मेल नहीं खा रहा, क्योंकि न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में निधि ने साफ कहा था कि हादसे के वक्त स्कूटर अंजलि चला रही थी।
हम थे स्कूटी पे, मैं पीछे बैठी थी। जब मेरे को लगा ना कि ये संभाल नहीं पाएगी, लेकिन सामने आए नए सीसीटीवी वीडियो में दिखा कि जब निधि देर रात अपने घर पहुंची तब वो लाल रंग की जैकेट में थी और इसी जैकेट ने उसका झूठ पकड़ लिया, क्योंकि अंजलि के साथ वाले वीडियो में साफ दिखा था कि स्कूटर वही चला रही थी। यानी यहाँ भी उसने सही बात नहीं बताई। निधि ने यह भी कहा था कि हादसे के वक्त अंजलि ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी, बहुत ज्यादा। लेकिन अंजलि के परिवार वालों ने इससे साफ इनकार कर दिया। और अंजलि के परिवार की तरफ से उसके दोस्तों ने तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी हवाला दिया, जिसके जरिए दावा किया गया कि अंजलि की दोस्त निधि ने शराब पीने वाली बात भी इस मामले को उलझाने के लिए की थी, ताकि वो अपने आप को इस केस से बचा सके। इस बीच अंजलि की मां ने भी निधि के इस आरोप को गलत बताया। मेरी अंजलि शराब नहीं पीती थी, निधि झूठ बोल रही है। वहीं निधि की पड़ोसी का दावा है कि हादसे के अगले दिन यानी 1 जनवरी को जब वो उससे मिली तो निधि उससे बचने की कोशिश कर रही थी। बोल रही थी कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, फिर कोई बात नहीं बोली आगे। बताया गया कि निधि का परिवार 1.5 महीने पहले ही सुल्तानपुरी के उस इलाके में जाकर बसा था। इस बीच दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर निधि से इस मामले में पूछताछ की, जबकि एफएसएल की टीम ने उस कार की जांच की जिसने अंजलि को टक्कर मारी थी, ताकि इस मामले में कोई सुराग मिल सके। और इसी मामले से जुड़ा एक नया सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। इस नए वीडियो में अंजलि को टक्कर मारने के बाद आरोपियों की कार एक इलाके से गुजरती दिखी और जैसे ही वो कार वहां से गुजरी उसके पीछे पुलिस की एक गाड़ी नजर आई जो उस इलाके में पेट्रोलिंग कर रही थी। इन दोनों गाड़ियों के बीच महज कुछ सेकंड का ही फासला था, यानी आरोपियों के पीछे पुलिस की गाड़ी थी, लेकिन पुलिस को यह भनक नहीं लग पाई थी कि आगे चल रही कार से इतना बड़ा हादसा हो चुका है। खबर है कि पुलिस इस वीडियो की जांच करने में जुटी है। उधर फिलीपींस की राजधानी मनीला में गुरप्रीत सिंह नाम के कबड्डी कोच की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उन्हें उस वक्त गोली मारी गई जब वो ट्रेनिंग देकर अपने घर लौट रहे थे, लेकिन इसी दौरान उन पर कई राउंड फायरिंग की गई जिससे उनकी मौत हो गई। परिवार ने सरकार से उनका शव भारत लाने में मदद की गुहार लगाई। पंजाब में मोगा के रहने वाले कबड्डी कोच गुरप्रीत सिंह कई साल पहले फिलीपींस चले गए थे। इस बीच खबर है कि चीन से अपने हवाई राज्य को बचाने के लिए अमेरिका ने सैकड़ों करोड़ डॉलर खर्च करना शुरू कर दिया है। वो वहां अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के काम में लग गया है, ताकि चीन चाहकर भी अमेरिका पर हमला न कर पाए, और अगर कर भी दे तो उसके खुद के ही हाथ जल जाएं। खबर है कि अमेरिका हवाई में मिसाइल स्टोरेज को अपग्रेड करेगा, वहां एक नई बैरक बनाएगा और नेशनल गार्ड के लिए सेंटर खोलने के साथ ही कुछ दूसरे इंतजाम भी करेगा। चीन प्रशांत महासागर में दादागिरी दिखाने में लगा है और अमेरिका का हवाई राज्य प्रशांत महासागर में ही है। वो अमेरिका से सीधे जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि उससे 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर प्रशांत महासागर में बसा है। चीन के शंघाई शहर से हवाई की दूरी 8000 किलोमीटर के करीब है। ऐसे में हवाई चीन का आसान शिकार हो सकता है। ऊपर से अमेरिकी सेना की इंडो पैसिफिक कमांड भी हवाई में ही है। यही वजह है कि अमेरिका ने हवाई की किलेबंदी शुरू कर दी है। इधर पश्चिम बंगाल में लगातार दूसरे दिन वंदे भारत ट्रेन पर पथराव हुआ। हमला उस वक्त हुआ जब ट्रेन हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी जा रही थी और इसी दौरान वंदे भारत एक्सप्रेस के 2 डिब्बों पर पत्थर फेंके गए। इस पथराव में दोनों डिब्बों की कुछ खिड़कियों के शीशे टूट गए। नए साल में शुरू हुई वंदे भारत ट्रेन पर 3 दिन में दूसरी बार पथराव हुआ। इससे पहले सोमवार को मालदा जिले में ट्रेन पर पत्थर फेंके गए थे। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जम्मू कश्मीर से। खुफिया एजेंसियों ने जम्मू में आतंकी हमले का इनपुट दिया है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। यही नहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए गृह मंत्रालय के निर्देश पर अतिरिक्त सुरक्षा बल के जवानों को जम्मू कश्मीर भेजा गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सीआरपीएफ के 1800 जवानों को पुंछ और राजौरी जिले में तैनात किया जाएगा। खबर है कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल के जितने जवान भेजे गए हैं उनमें 1000 जवान दिल्ली से भेजे गए हैं, जो सीमा पार से आने वाले आतंकियों के लिए काल साबित होंगे। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव दस्तावेज से जम्मू कश्मीर में आतंकियों की खतरनाक साजिश साइको वॉर का पर्दाफाश हुआ है, जिसके तहत आतंकी संगठनों ने पुलिस अधिकारियों और न्यायिक अधिकारियों को टारगेट करने का प्लान तैयार किया है। और न्यूज 18 को मिले एक्सक्लूसिव दस्तावेज ये बताते हैं कि आतंकी संगठन बड़े पुलिस अधिकारियों और न्यायिक अधिकारियों पर हमले की ताक में बैठे हैं। खुफिया दस्तावेज के मुताबिक आतंकियों की इस कार्रवाई को आतंक की साइको वॉर कहा जाता है, जिसका मकसद किसी बड़े अधिकारी पर हमला करना और उसके नीचे के अधिकारियों में डर पैदा करना होता है। न्यूज 18 के पास जो एक्सक्लूसिव दस्तावेज हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद में आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स और अल बद्र के कमांडरों की एक बैठक हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर के उन पुलिस अधिकारियों पर चर्चा की गई जो कश्मीर में आतंकी संगठनों की साजिश को नाकाम करने में जुटे हैं। न्यूज 18 को मिले खुफिया दस्तावेज के मुताबिक आतंकी संगठनों ने बाकायदा पुलिस अधिकारियों और न्यायिक अधिकारियों की एक लिस्ट भी तैयार की है, और उस लिस्ट में जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के एसपी का नाम सबसे ऊपर है, क्योंकि वो पिछले 1 साल से ज्यादा समय से वहां तैनात है
और इस दौरान वो अपनी टीम के साथ मिलकर आतंकियों की कई बड़ी साजिशों को नाकाम कर चुके हैं। पिछले दिनों उनकी ही अगुवाई में पुंछ के एक मदरसे पर पुलिस ने छापेमारी भी की थी। आरोप था कि आतंक फैलाने के लिए उस मदरसे में अलबद्र और लश्कर का पैसा पहुंचता था। इसके कुछ रोज बाद पुंछ के एसपी ने मंदारा गांव में रहने वाले आतंकियों के मददगार अब्दुल हमीद मीर नाम के एक आदमी को धर दबोचा था और उसके पास से 10 लाख रुपए बरामद किए थे। और पूछताछ के दौरान उसने ये बताया था कि पैसा दिल्ली के मीना बाजार से राजौरी और पुंछ में आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए दिया गया था। लेकिन पुंछ के एसपी ने आतंकियों की इस साजिश का पर्दाफाश कर दिया था, जिसकी वजह से आतंकी संगठन बौखलाए हुए हैं, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि उनके रहते वो अपने खतरनाक मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। जम्मू कश्मीर का पुंछ जिला पाकिस्तान की सीमा से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर है और इसी वजह से इस जिले में सबसे ज्यादा आतंकियों की घुसपैठ होती है। लेकिन पिछले 1 साल में जिले के एसपी ने आतंकियों की कमर ही तोड़ दी। इस दौरान कई आतंकियों को मार गिराया गया और बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए गए। और इसी वजह से आतंकियों की हिट लिस्ट में पुंछ के एसपी का नाम सबसे ऊपर है। खुफिया दस्तावेज के मुताबिक आतंकी संगठनों की बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद से आतंकी घटनाएं कम हो गई हैं, जिससे घाटी में आतंकियों का खौफ कम होता जा रहा है। यहां तक कि उनके मददगारों पर भी पुलिस और सुरक्षा बल ने नकेल कस दी है। न्यूज 18 को मिले एक्सक्लूसिव दस्तावेज के मुताबिक इसी वजह से आतंकी संगठन घाटी में बड़ी घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में है और इसके लिए उन्होंने पुलिस अधिकारियों और न्यायिक अधिकारियों पर हमले की साजिश रची ताकि घाटी में रहने वाले लोगों में खौफ पैदा किया जा सके। आतंकी संगठनों की साइको वॉर वाली इस साजिश को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं और घुसपैठ रोकने के लिए पाकिस्तान सीमा के नजदीक जम्मू के कुछ इलाकों में रात का कर्फ्यू तक लगा दिया गया है। उधर खबर है कि अर्जेंटीना के गोलकीपर ने अपने फुटबॉल विश्व कप में मिले मेडल की सुरक्षा के लिए 20 लाख रुपए का कुत्ता खरीद लिया, जो अब उनके मेडल की सुरक्षा करेगा। कतर में हुए फुटबॉल विश्व कप के फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना के एमिलियानो मार्टिनेज ने शूटआउट में 3 गोल रोककर अपनी टीम को चैंपियन बनाया था। इधर त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देब के पैतृक घर पर कुछ लोगों ने हमला बोल दिया। उनका यह घर त्रिपुरा के गोमती जिले में है, जहां पर भीड़ ने पहले तो उनके घर में तोड़फोड़ की और बाद में उसे आग के हवाले कर दिया। आग लगाने के बाद हमला करने वाले लोग वहां से फरार हो गए, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता घर का काफी हिस्सा जलकर राख हो गया। आरोप है कि इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। उन्होंने मेरे ऊपर जानलेवा हमला कर दिया और मैं गाड़ी से जैसे ही निकल के भागा तो गाड़ी पे उन्होंने पत्थर बरसा। हालांकि जैसे ही इसकी जानकारी पुलिस को मिली वो मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद आग को बुझाया जा सका। जानकारी के मुताबिक त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देब अपने पिता की पुण्यतिथि पर गोमती जिले में बने अपने इस पैतृक घर पर पूजा करने के लिए पहुंचने वाले थे, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही कुछ लोगों ने उनके घर पर हमला बोल दिया। इस बीच अमेरिकी संसद की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली कैपिटल पुलिस के चीफ ने कैपिटल हिल पर दोबारा हमला होने की चेतावनी जारी कर दी और अपने जवानों को अलर्ट कर दिया। पुलिस विभाग ने कहा कि वो पूरी तरह तैयार है। 6 जनवरी 2021 में कैपिटल हिल पर सैकड़ों लोगों ने धावा बोलते हुए जमकर हंगामा किया था। उधर आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान में बिजली बचाने के लिए वहां के रक्षा मंत्री ने अजीबोगरीब बयान दे दिया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बिजली की खपत बढ़ने के पीछे बढ़ती जनसंख्या को जिम्मेदार ठहराया और ये दलील दी कि सिर्फ उन्हीं इलाकों में सरकार के फैसले की तामील हो रही है जहां बच्चे कम हैं। असल में शहबाज शरीफ सरकार ने बिजली बचाने के लिए सभी बाजारों को रात 8:30 बजे और बारात घरों को रात 10 बजे तक बंद करने का ऐलान किया है। लेकिन वहां के रक्षा मंत्री का दावा है कि जिन इलाकों में बच्चे ज्यादा हैं वहां रात 1 बजे तक दुकानें खुल रही हैं। आपकी कितनी एफिशिएंसी है कौम की कि रात के 1 बजे मार्केट बच्चे फिर भी ज्यादा पैदा करते हैं। हालांकि ख्वाजा आसिफ की ये दलील किसी की भी समझ में नहीं आई, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने बिजली की खपत घटाने का प्लान भी बताया, क्योंकि पाकिस्तान में एक तरफ जहां बिजली का उत्पादन बेहद कम हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ भारी कर्ज के बोझ तले दबी उसकी अर्थव्यवस्था दूसरे देश से बिजली मंगाने का भार भी नहीं झेल सकती। और इसीलिए पाकिस्तान सरकार ने बिजली की खपत कम करने के लिए बल्ब और पंखों का उत्पादन बंद करने का भी फैसला ले लिया। इसके साथ ही बारात घरों और शॉपिंग मॉल में ताला लगाने की भी तैयारी चल रही है ताकि किसी भी तरह से बिजली बचाई जा सके। वहां के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के मुताबिक इसके जरिए पाकिस्तान सरकार 1 साल में $25 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 207 करोड़ रुपए की बचत कर लेगी। इसके अलावा शहबाज शरीफ सरकार ऐसे पंखे और बल्ब पर जोर देने वाली है जो बिजली बचा सके। यानी पाकिस्तान के अब ऐसे दिन आ गए हैं कि वो बिजली बचाने के लिए 1-1 वॉट का भी हिसाब रख रहा है। इस बीच पटना में एसएससी की परीक्षा रद्द करने की मांग पर अड़े छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि परीक्षा शुरू होने से पहले ही उसका पेपर लीक हो गया था, जिसके बाद वो इस परीक्षा को रद्द करने की मांग करते हुए पटना के डाक बंगला चौराहे पर जमा हो गए। सैकड़ों परीक्षार्थियों ने बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए परीक्षा दोबारा कराने की मांग की।
जैसे ही हंगामा कर रहे लोगों ने बैरिकेडिंग के घेरे को तोड़ा, पुलिस ने उन्हें खदेड़ने के लिए लाठियां भांजनी शुरू कर दी। नोकझोंक हुआ और उसके बाद फिर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। आरोप है कि पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए अंधाधुंध लाठियां चलाई, जिसकी वजह से कई प्रदर्शनकारी बुरी तरह घायल हो गए। उधर सऊदी अरब में फुटबॉल क्लब अल नस्र ने फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान रोनाल्डो ने अल नस्र फुटबॉल क्लब की जर्सी पहनी, जिसे देखते ही वहां मौजूद उनके हजारों प्रशंसक झूम उठे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने करियर में पहली बार यूरोप के बाहर खेलेंगे। रोनाल्डो ने फुटबॉल क्लब अल नस्र के साथ 2.5 साल तक खेलने के लिए करार किया है। इस बीच सऊदी अरब में बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई। वहां कई शहरों में बाढ़ की वजह से लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया। जद्दा शहर से बाढ़ की तबाही का एक वीडियो सामने आया, जिसमें सैलाब के बीच एक कार फंसी नजर आई, जबकि कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए उसके ऊपर बैठे दिखाई दिए। यही नहीं, उसी के ठीक बगल में एक आदमी बाढ़ के पानी से बचने के लिए तैरकर बाहर निकलने की कोशिश करता नजर आया। एक पल को तो लग रहा था कि वो सैलाब को पार कर लेगा, लेकिन जैसे ही वो किनारे पर पहुंचने वाला था, पानी की तेज धारा उसे अपने साथ बहा ले गई। और ऐसी ही डरावनी तस्वीर जद्दा शहर के एक रिहायशी इलाके से भी सामने आई, जिसमें वहां के घरों के बाहर चारों तरफ पानी ही का कब्जा दिखाई दिया, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो गलियों में कोई नदी उतर आई हो। वहां भी एक कार सड़क पर उमड़े सैलाब में धीरे धीरे बहती नजर आई। कुछ देर तक तो वो पानी के तेज थपेड़ों को सहती रही, लेकिन ज्यादा देर तक वो सैलाब के आगे नहीं टिक सकी और वो उसमें बह गई। जबकि कार के बहने के ठीक बाद एक आदमी भी उसी सड़क को पार करने की कोशिश करता दिखाई दिया। वो वहां दीवार के सहारे कुछ देर तक तो ऐसा करने में कामयाब रहा, लेकिन तभी उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो भी पानी में बह गया। इधर मध्य प्रदेश के सागर में प्रशासन ने हत्या के आरोपी और बीजेपी से निष्कासित नेता के होटल पर कार्रवाई कर दी। प्रशासन ने नेता मिश्री चंद गुप्ता के होटल को जमींदोज कर दिया, जिसे ढहाने के लिए डायनामाइट का इस्तेमाल किया गया, जिससे पलक झपकते ही पूरा होटल एक ही बार में धराशायी हो गया। बताया गया कि 4 मंजिला होटल अवैध तरीके से बनाया गया था, जिसे ढहाने में प्रशासन को 12 घंटे का वक्त लगा। बिना परमिशन के बिल्डिंग का निर्माण इसका किया गया था। चुनावी रंजिश में हत्या के आरोपी और नेता मिश्री चंद गुप्ता अपने 3 साथियों के साथ फरार हैं। उधर खबर है कि पुतिन ने अपने अधिकारियों को यूक्रेन पर हुए हमले की डॉक्यूमेंट्री दिखाने का निर्देश दिया है। बताया गया कि रूस के संस्कृति मंत्रालय को 1 फरवरी तक पुतिन के इस आदेश को लागू करना होगा, जिसके तहत यूक्रेन पर रूस के हमले को डॉक्यूमेंट्री के जरिए सभी सिनेमा घरों में दिखाया जाएगा, ताकि रूस के लोगों को इस जंग की सच्चाई का पता चल सके। पश्चिमी मीडिया का आरोप है कि रूसी सेना ने बुचा समेत कई इलाकों में सैनिकों के साथ हजारों आम नागरिकों की भी जान ली थी। दावा किया जाता है कि इसी वजह से रूस के हजारों लोग भी पिछले कई महीनों से इस जंग का विरोध कर रहे हैं और इसीलिए पुतिन ने उनकी गलतफहमी को दूर करने के लिए डॉक्यूमेंट्री बनवाने का फैसला लिया। खबर है कि पुतिन ने अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि वो रूसी सैनिकों की बहादुरी और सफल सैन्य अभियानों को ही इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाएं। इस बीच दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में पहली बार एक महिला अधिकारी की तैनाती की गई। भारतीय सेना ने कैप्टन शिवा चौहान की तैनाती सियाचिन में की और इसी के साथ ही कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई, जो सियाचिन में 15,600 फीट की ऊंचाई पर मौजूद कुमार पोस्ट पर तैनात है। कैप्टन शिवा भारतीय सेना की फायर फ्यूरी कोर का हिस्सा है। उधर खबर है कि उत्तर कोरिया से बढ़ते तनाव के बीच दक्षिण कोरिया ने भी किम जोंग उन को अपने तेवर दिखा दिए। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने दोनों देशों के बीच हुए सैन्य समझौते को रद्द करने की चेतावनी दे डाली और साफ कर दिया कि अगर उत्तर कोरिया दोबारा उसकी हवाई सीमा में घुसपैठ करता है तो वो भी चुप नहीं बैठने वाला। ये चेतावनी तब सामने आई जब पिछले हफ्ते उत्तर कोरिया के कुछ ड्रोन ने दक्षिण कोरिया की हवाई सीमा में घुसपैठ की थी। खबर है कि इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। असल में 2018 में दोनों देशों के बीच सैन्य समझौता हुआ था, लेकिन इसके बावजूद बीते कुछ सालों में किम जोंग उन ने खतरनाक मिसाइलों का टेस्ट कर दक्षिण कोरिया को आंखें दिखाई। यही वजह है कि अब दक्षिण कोरिया ने भी किम जोंग उन को चेतावनी दे डाली। इधर श्रद्धा मर्डर केस की जांच के दौरान जंगल से मिले बाल और हड्डियों के सैंपल मैच हो गए। जंगल में मिले बालों और हड्डियों को टेस्ट करने के लिए हैदराबाद भेज दिया गया, जिसकी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रिपोर्ट आने के बाद इसकी पुष्टि हो गई कि जंगल से मिले बाल और हड्डियां श्रद्धा के ही हैं। जंगल से मिला हड्डी का एक टुकड़ा और बालों का गुच्छा श्रद्धा के पिता और भाई के सैंपल के साथ मैच हुआ, जिसके बाद अब पुलिस श्रद्धा की पोस्टमार्टम की कार्रवाई करेगी। इस बीच पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के 2 अधिकारियों को सरेआम गोलियों से भून दिया गया। एक रोज पहले ही पाकिस्तान की सरकार ने आतंकी संगठन टीटीपी को खत्म करने के लिए मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी दी थी।
ताकि पाकिस्तान पर कब्जा करने की फिराक में बैठे टीटीपी के आतंकियों का खात्मा किया जा सके, क्योंकि पाकिस्तान के लिए ये आतंकी संगठन सिरदर्द बन चुका है। टीटीपी न सिर्फ आतंकी हमलों को अंजाम दे रहा है, बल्कि पाकिस्तानी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए युद्ध तक का ऐलान कर चुका है। और इसी बीच पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के खानेवाल में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर नाविद सादिक और इंस्पेक्टर नासिर अब्बास को गोलियों से छलनी कर दिया गया। इस घटना को तब अंजाम दिया गया जब वो दोनों अधिकारी दोपहर के वक्त खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में रुके थे। तभी घात लगाए हमलावरों ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी। हालांकि हमले की जिम्मेदारी किसी आतंकी संगठन ने नहीं ली है, लेकिन शक है कि टीटीपी ने ही इसे अंजाम दिया है, क्योंकि कुछ रोज पहले ही इसने पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद छेड़ने का ऐलान किया था और अपने आतंकियों को पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों पर हमले करने का आदेश दिया था। और पंजाब प्रांत में हुए इस हमले को उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। असल में 28 नवंबर को टीटीपी ने सीज फायर खत्म करने के साथ पूरे पाकिस्तान में हमले तेज करने की धमकी दी थी, जिसके बाद से ही पाकिस्तानी सैनिकों को लगातार आतंकी हमले का सामना करना पड़ रहा है। 18 दिसंबर को टीटीपी ने बन्नू सैन्य छावनी को अपने कब्जे में लेकर 9 सैनिकों को बंधक बना लिया था। इसके बाद 20 दिसंबर को दक्षिण वजीरिस्तान में एक पुलिस स्टेशन पर धावा बोल दिया था और माना जा रहा है कि टीटीपी ने ही काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के 2 अधिकारियों की हत्या करके पाकिस्तान को फिर खुली चुनौती दे दी। इधर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश के शामली पहुंचने से पहले ही विवाद खड़ा हो गया। वहां किसानों ने आरोप लगाया कि उनकी जमीनों पर कार्यक्रम के लिए टेंट लगाए गए, लेकिन उन्हें किराया नहीं दिया गया, जिसके बाद कई किसानों ने वहां भारत जोड़ो यात्रा के लिए लगाए गए टेंट उखाड़ देने की धमकी दे दी। राहुल गांधी जी का नहीं मुझे पता जी, मैं तो इसे उखाड़ूंगा जिसका टेंट है। किसानों ने आरोप लगाया कि कार्यक्रम के लिए उन्होंने खेतों में खड़ी फसल तक हटा दी, लेकिन उन्हें इसके लिए तय किए गए पैसों का भुगतान नहीं किया गया। इस बीच रामलला के प्रधान पुजारी के बाद राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने भी राहुल गांधी की यात्रा की तारीफ की। एक रोज पहले ही प्रधान पुजारी सत्येंद्र दास ने भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी थीं। और अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय समेत दूसरे पदाधिकारियों ने भी यात्रा की तारीफ की। एक नौजवान देश का भ्रमण कर रहा है, देश को समझ रहा है, ये प्रशंसा की बात है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 5 जनवरी को हरियाणा में फिर दाखिल होगी। उधर इजराइल के मंत्री इतमर बेन गुविर ने के अल अक्सा मस्जिद का दौरा करने पर मुस्लिम देश भड़क गए। अमेरिका ने भी इस बात के लिए इजराइल को चेतावनी दी। पिछले 5 साल में पहली बार इजराइल के किसी मंत्री ने अल अक्सा मस्जिद का दौरा किया। और जैसे ही इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमर बेन गुविर ने अल अक्सा मस्जिद में कदम रखा, विवाद हो गया, क्योंकि पूर्वी यरूशलेम के टेंपल माउंट में बनी अल अक्सा मस्जिद में केवल मुस्लिम समुदाय के लोग प्रार्थना कर सकते हैं और कट्टर छवि वाले इतमर बेन गुविर यहूदी समुदाय के हैं, यानी उस समुदाय के जिसे अल अक्सा मस्जिद में जाने की तो इजाजत है, लेकिन पूजा करने की नहीं। उन्होंने वहां प्रार्थना की या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन उनका वहां जाना ही विवाद को हवा देने के लिए काफी था, क्योंकि मुस्लिम देशों ने इसे उकसाने वाली हरकत माना और इजराइल पर भड़क गए। अल अक्सा मस्जिद इस्लाम धर्म का तीसरा सबसे पवित्र स्थल है, जिस पर जॉर्डन का धार्मिक अधिकार है और इसी अधिकार की वजह से सालों से केवल मुस्लिम समुदाय के लोग वहां प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन इजराइल का यहूदी समुदाय वहां अपना धार्मिक स्थल होने का दावा करता है और प्रार्थना का अधिकार मांगता है। अल अक्सा मस्जिद पहुंचे इतमर बेन गुविर ने भी यही मांग की और डंके की चोट पर ऐलान कर दिया कि उन्हें वहां जाने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने हमास का नाम लेकर कहा कि वो किसी से नहीं डरते, क्योंकि समय बदल गया। लेकिन उनके इस बयान ने मुस्लिम देशों को इजराइल पर भड़कने का मौका दे दिया। इन देशों में सऊदी अरब और तुर्की जैसे देश शामिल हैं, यानी वो देश जिनसे इजराइल के रिश्ते धीरे धीरे सुधर रहे थे। लेकिन जैसे ही अल अक्सा मस्जिद की बात आई, इजराइल और इन मुस्लिम देशों का रिश्ता फिर से शून्य पर आकर खड़ा हो गया, क्योंकि सऊदी अरब ने इसे धार्मिक अधिकारों से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन माना, तो वहीं तुर्की ने इसे भड़काने वाला दौरा बता दिया। यानी जिन देशों के साथ इजराइल के कूटनीतिक रिश्ते बेहतर हो रहे थे, वो उससे नाराज हो गए। यही नहीं, अमेरिका तक ने इजराइल का साथ नहीं दिया और उसने इजराइल को चेतावनी दी कि वो मस्जिद की धार्मिक स्थिति बदलने की कोशिश न करे, जबकि इजराइल समय समय पर यह जाहिर कर चुका है कि वो यरूशलेम के धार्मिक स्थलों में बदलाव चाहता है, क्योंकि वहाँ यहूदी समुदाय के लोग पूजा नहीं कर सकते और इजराइल की सरकार उन्हें वही अधिकार दिलाना चाहती है। इधर दिल्ली में पारा 4.4 डिग्री तक गिर गया, जिसे सीजन का सबसे ठंडा दिन बताया गया। और कड़ाके की ठंड के साथ लोगों पर कोहरे की मार भी पड़ी। जहां एक तरफ दिल्ली में तापमान 4.4 डिग्री तक लुढ़क गया, जिसे सीजन का सबसे ठंडा दिन बताया गया, वहीं घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी महज 200 मीटर तक रह गई। रेलवे ने बताया कि कोहरे की वजह से करीब 19 ट्रेनें 1.5 से 4.5 घंटे की देरी से चल रही हैं। इस बीच इलॉन मस्क का दावा है कि अमेरिका की सरकार ने 2.5 लाख ट्विटर अकाउंट बंद करने का आदेश दिया, जिसका दावा उन्होंने ट्वीट करके किया।
और बताया कि अमेरिका की सरकार ने जिन 2.5 लाख लोगों के ट्विटर अकाउंट बंद करने का आदेश दिया वो पत्रकारों और कनाडा के अधिकारियों के थे। मस्क के इसी ट्वीट पर अमेरिका के पत्रकार मैट टाइबी ने एक रिपोर्ट ट्वीट की और उसमें भी अमेरिका की सरकार पर ट्विटर में दखलंदाजी करने का आरोप लगाया गया। उधर तीर्थ स्थान श्री सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल बनाए जाने के विरोध में देश के कई शहरों में जैन समुदाय ने प्रदर्शन किया। एक दिन पहले ही विरोध जताने के लिए आमरण अनशन पर बैठे मुनि सुखदेव सागर जी का निधन हो गया था, जिसके बाद जैन समुदाय का प्रदर्शन तेज हो गया। मुंबई हो या गुजरात का गोधरा, जैन समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए। मुंबई में तो प्रदर्शन की वजह से सड़कें ब्लॉक हो गई। ये लोग गुस्से में नजर आए क्योंकि झारखंड के गिरिडीह में स्थित जैन तीर्थ स्थान श्री सम्मेद शिखर जी से जुड़ा विवाद तूल पकड़ रहा है। हमें हमारा सम्मेद शिखर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जैन समुदाय श्री सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल बनाए जाने का विरोध कर रहा है। इस बीच इस मामले में 22 दिसंबर को केंद्र की झारखंड सरकार को लिखी चिट्ठी भी सामने आ गई, जिसमें केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ने झारखंड के मुख्यमंत्री को इस मुद्दे पर अपना रुख बताया और साफ कर दिया कि केंद्र सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव के बारे में नहीं सोच रही जिसमें श्री सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित किया जाए। और झारखंड सरकार को भी जैन समुदाय की आस्था का ख्याल रखना चाहिए। मतलब केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने अपनी चिट्ठी में साफ कर दिया था कि वो श्री सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल नहीं बनने देना चाहते, लेकिन झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने इसके लिए केंद्र सरकार के फैसले को जिम्मेदार बताया। भारत सरकार के द्वारा जो गजट प्रकाशित हुआ है उसको लेके ये विषय आके खड़ा है। सोरेन ने दलील दी कि पारसनाथ पर्वत को इको सेंसिटिव जोन घोषित किए जाने की वजह से विवाद खड़ा हुआ, क्योंकि तीर्थ स्थान उसी जगह है, जबकि भारत सरकार साफ कर चुकी है कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है। इस बीच दिल्ली एयरपोर्ट पर पेरिस जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI 143 की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई, जिसमें 200 से ज्यादा यात्री सवार थे, जिसके फ्लैप में दिक्कत आने पर उसे वापस दिल्ली बुलाया गया और विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई, जिसके बाद DGCA ने इस घटना की जांच शुरू कर दी। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 143 ने दिल्ली से पेरिस के लिए उड़ान भरी थी। उधर तुर्की ने सीरिया में घुसकर एक बार फिर कुर्द लड़ाकों पर हमला बोल दिया और 10 लड़ाकों को मार गिराया। तुर्की के राष्ट्रपति ने पिछले महीने ही ऐलान किया था कि 2023 में सीरिया में तुर्की का मिलिट्री ऑपरेशन एक नया आक्रामक मोड़ लेगा, जिसके बाद तुर्की की सेना नया साल शुरू होते ही उत्तरी सीरिया में मौजूद कुर्द लड़ाकों पर टूट पड़ी और उनकी जान ले ली। तुर्की के तेवरों से साफ है कि गृह युद्ध में सुलगे सीरिया पर यह साल बहुत भारी पड़ने वाला है। तुर्की और सीरिया एक दूसरे के पड़ोसी हैं। सीरिया के उत्तरी इलाके में कुर्द लड़ाकों का कब्जा है और तुर्की कुर्द लड़ाकों को आतंकी मानता है, इसलिए उसने कुर्द लड़ाकों को खत्म करने की कसम खाई हुई है। वो हजारों कुर्द लड़ाकों को ढेर कर चुका है। इधर गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखे जाने को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया, जिसके बाद गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोपा हो जाएगा। गोवा के मोपा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने ही इस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था। इस बीच ब्राजील के फुटबॉलर पेले के ताबूत के साथ सेल्फी लेने पर फीफा के प्रमुख ट्रोल हो गए। सोशल मीडिया पर लोगों ने उनकी जमकर आलोचना की, क्योंकि उन्होंने पेले की अंतिम विदाई के दौरान ही उनके ताबूत के साथ सेल्फी ले ली। ताबूत के साथ फीफा के प्रमुख जियानी इन्फेंटिनो की सेल्फी वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कैंसर से जूझने के बाद पेले का पिछले हफ्ते 29 दिसंबर को निधन हुआ था। उधर जापान ने दावा किया कि चीन का एक बेहद दमदार WZ-7 सोरिंग ड्रैगन ड्रोन जापान के पास पूर्वी चीन सागर के ऊपर उड़ रहा था, लेकिन जापान की एयरफोर्स ने उसके प्लान पर पानी फेर दिया और जापान के लड़ाकू विमानों ने चीन के ड्रोन को जापान की हवाई सीमा में घुसने से पहले ही खदेड़ दिया। ये पहली बार हुआ जब चीन का WZ-7 सोरिंग ड्रैगन ड्रोन जापान के इतने करीब उड़ा। हालांकि जापान ने उसे चलता कर दिया, लेकिन इसके बावजूद चीन नहीं माना। उसने अगले ही दिन फिर अपना वही ड्रोन पूर्वी चीन सागर में उड़ा दिया। जापान ने पिछले महीने ही चीन, उत्तर कोरिया और रूस को खतरा मानते हुए अगले 5 साल में अपना डिफेंस बजट अपनी GDP का 2% करने का ऐलान किया था। उसी के बाद से चीन की त्योरियां चढ़ी हुई हैं। इधर पंजाब के जगरांव में आपसी रंजिश में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि इस हत्याकांड को 2 लोगों ने अंजाम दिया, जिनकी तस्वीर जारी कर पुलिस ने तलाश भी तेज कर दी। पुलिस के मुताबिक मारे गए परमजीत सिंह नाम के शख्स को काफी करीब से 2 गोलियां मारी गई। इस घटना के बाद अर्ज डल्ला नाम के गैंगस्टर ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली और देर शाम इस घटना का एक CCTV वीडियो भी सामने आया, जिसमें 2 लोग परमजीत सिंह को गोली मारते दिखाई दिए। वीडियो में 2 बदमाश एक घर के अंदर दाखिल होते दिखाई दिए। जैसे ही परमजीत सिंह उनके पास पहुंचे, एक बदमाश ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगते ही वो जमीन पर गिर गए। इसके बाद दोनों बदमाश वहां से फरार हो गए। गोली चलने की आवाज सुनकर घर की महिलाएं फौरन दौड़ती हुई बाहर निकली। घायल हालत में
परमजीत को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक परमजीत सिंह को बदमाशों ने 4 गोलियां मारी थीं और वारदात को अंजाम देने के लिए बदमाश कार से आए थे। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी वीडियो के आधार पर बदमाशों की पहचान करने में जुट गई। अपने ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ टारगेट ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। इस बीच विमान के अंदर एक यात्री की शर्मनाक हरकत पर एयर इंडिया ने सख्त एक्शन का भरोसा दिया। ये घटना पिछले साल 26 नवंबर की बताई गई, जब एयर इंडिया का वो विमान न्यूयॉर्क से दिल्ली जा रहा था और उस विमान की बिजनेस क्लास में बैठी एक महिला ने आरोप लगाया कि विमान में बैठे एक दूसरे यात्री ने उन पर पेशाब किया। एयर इंडिया के सूत्रों के मुताबिक आरोपी यात्री बहुत ज्यादा नशे में था। साथ ही एयर इंडिया ने बताया कि उस यात्री के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और उस पर 30 दिन का बैन भी लगाया जा चुका है, ताकि वो एयर इंडिया के किसी भी विमान में उड़ान न भर सके। उधर आतंकी संगठन टीटीपी के बढ़ते खतरे के बीच पाकिस्तान में हनी ट्रैप वाली साजिश पर हंगामा मच गया। ये बवाल तब हुआ जब पाकिस्तानी सेना के पूर्व अधिकारी आदिल राजा ने एक सनसनीखेज वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया, जिसके जरिए उन्होंने ये दावा किया कि आईएसआई के पूर्व प्रमुख जनरल फैज हामिद ने बाजवा को हनी ट्रैप में फंसाया था। आदिल राजा ने यह भी दावा किया कि जनरल फैज ने बाजवा के सेक्स वीडियो तक बना लिए थे, जिसके दम पर वो बाजवा को ब्लैकमेल करने लगे थे। पाकिस्तान की एक्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान के आईएसआई के सेफ हाउसेज हैं और बी मेस है उनके अंदर आके ठहरती थी। अपने वीडियो में आदिल राजा ने जिन पाकिस्तानी अभिनेत्रियों के नाम लिए उनमें महविश हयात, सजल अली और माहिरा खान के नाम शामिल हैं। वहीं आदिल राजा के इस दावे के बाद पाकिस्तान में तूफान मचा हुआ है। पाकिस्तानी सेना के एक अधिकारी और एक अभिनेत्री ने तो कानूनी कार्रवाई तक शुरू कर दी है। खबर है कि आदिल राजा इमरान खान के समर्थक हैं और उनके इस दावे को बाजवा पर पलटवार के रूप में देखा जा रहा है। इधर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया गया कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अस्पताल प्रबंधन ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की हालत स्थिर बताई और जानकारी दी कि वो अभी डॉक्टरों की निगरानी में है। इस बीच दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर पर नशे की हालत में कई गाड़ियों को टक्कर मारने का आरोप लगा। इस हादसे में सब इंस्पेक्टर समेत 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा दिल्ली के द्वारका मोड़ इलाके में हुआ, जहां कई गाड़ियां पलटी नजर आईं। आरोप है कि सब इंस्पेक्टर नशे की हालत में था, ओवर स्पीड भी थी और बेहोश था, उन्होंने पी रखी थी। इस मामले में आरोपी सब इंस्पेक्टर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। उधर चंडीगढ़ में हरियाणा के पूर्व मंत्री संदीप सिंह के सरकारी आवास पर पहुंचकर पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएट किया। इस दौरान पुलिस के साथ बदसलूकी का आरोप लगाने वाली महिला कोच भी थी, जिसने आरोप लगाया था कि संदीप सिंह ने उसके साथ अपने सरकारी आवास पर छेड़छाड़ और बदतमीजी की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया था। केस दर्ज होने के ठीक 4 दिन बाद चंडीगढ़ पुलिस महिला कोच के साथ पहली बार उनके घर पहुंची, जहां पुलिस ने मामले की जांच के लिए करीब 25 मिनट तक क्राइम सीन रिक्रिएट किया। बाद में महिला कोच के वकील ने संदीप सिंह को गिरफ्तार करने की मांग की। नॉन बेलेबल धाराएं इसके अंदर हैं, तो पुलिस को इनको बिना किसी देरी के अरेस्ट करना चाहिए। इस मामले में महिला कोच का बयान कोर्ट में दर्ज किया जा चुका है। हालांकि संदीप सिंह आरोपों से इनकार कर चुके हैं। यही नहीं, छेड़छाड़ का आरोप लगने के बाद वो अपने पद से भी इस्तीफा दे चुके हैं। इस बीच असम के नगांव में जिला प्रशासन ने मुस्लिम संगठन जमीयत उलमाए हिंद के अवैध निर्माण पर एक्शन ले लिया। आरोप है कि स्कूल की जमीन पर कब्जा कर वहां दफ्तर और कई दुकानें बनाई जा रही थी, जिन्हें खुदाई करने वाली मशीनों की मदद से जमींदोज कर दिया गया। बताया गया कि स्कूल प्रशासन ने इसकी शिकायत जिले के डीएम से की थी, क्योंकि स्कूल की जमीन पर कब्जा होने से बच्चे खेल नहीं पा रहे थे। उधर ऑस्ट्रेलिया में जारी बिग बैश लीग में मनकडिंग यानी गेंदबाज के बगैर गेंद फेंके बल्लेबाज को रन आउट करने पर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया। इस बार ये कोशिश ऑस्ट्रेलिया के स्पिन गेंदबाज एडम जैम्पा ने की, जिनके गेंद फेंकने से पहले ही विरोधी टीम के बल्लेबाज टॉम रॉजर्स आगे बढ़ गए और जैम्पा ने स्टंप्स की बेल्स उखाड़कर उन्हें आउट करने की अपील की, जिसके बाद मैदान पर मौजूद अंपायर ने फैसला तीसरे अंपायर को सौंपा, जिन्होंने रॉजर्स को नॉट आउट करार दिया। ऐसा इसीलिए क्योंकि रन आउट करने से पहले जैम्पा का हाथ उनके कंधे को पार कर चुका था और नियमों के मुताबिक अगर गेंदबाज का बॉलिंग एक्शन पूरा हो जाता है तो इस स्थिति में मनकडिंग मान्य नहीं होती। इसके बाद न सिर्फ अंपायर के फैसले बल्कि इस नियम पर भी कई खिलाड़ियों ने नाराजगी जाहिर की, जिनमें ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेट ली ने तो इसे फौरन बंद करने की सलाह दी। वहीं माइक हसी ने इस नियम को बल्लेबाजों के खिलाफ बताया। साथ ही इसे खेल भावना को नुकसान पहुंचाने वाला नियम बताते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की। क्रिकेट के इतिहास में इस तरह से रनआउट का पहला मामला 1947 में सामने आया था। तब भारत के गेंदबाज वीनू मनकड ने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज बिल ब्राउन को इसी तरह आउट किया था। उसी के बाद से रनआउट करने के इस तरीके को मनकड के नाम पर मनकडिंग कहा जाने लगा। हालांकि तब भी इस रनआउट की खूब आलोचना हुई थी और उसके बाद भी जब जब गेंदबाजों ने इस तरह से बल्लेबाज को रनआउट किया वो हमेशा विवादों में रहे। इधर दिल्ली से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां इंडिया गेट के पास सामान बेचने वाले कुछ दुकानदारों को जब सुरक्षा कर्मियों ने वहां से हटाना चाहा तो वो भड़क गए।
और उनसे धक्का मुक्की करने लगे। आरोप है कि हंगामा करने वाले दुकानदार वहां सामान बेचने की जिद पर अड़े थे, जहां कानूनी तौर पर दुकान लगाने की अनुमति नहीं है। यही वजह थी कि सुरक्षा कर्मियों ने जब उनका सामान जब्त किया तो वो डंडे लेकर उन पर टूट पड़े, जिसका जवाब देने के लिए उनमें एक गार्ड ने ईंट उठाई और मारपीट कर रहे उस आदमी के सिर पर दे मारी। इसके बाद जो हुआ, सिर्फ 3 मिनट के ब्रेक के बाद यूक्रेन के मुताबिक उसके उत्तर में कीव पर, उत्तर पूर्व में खार्किव पर और दक्षिण पश्चिम में खेरसोन पर एक साथ हमला हो सकता है। हालांकि यूक्रेन ने भी इससे निपटने की तैयारी पूरी होने का दम ठोका। उसने दावा किया कि आने वाले 4 से 5 महीनों में 70,000 से ज्यादा रूसी सैनिक जंग में मारे जाएंगे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के लिए इस साल की सबसे परेशान करने वाली खबर सामने आई है और वो ये कि पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क में बड़ी संख्या में रूसी सैनिकों के मारे जाने के पीछे की वजह मोबाइल फोन थे। मतलब जंग के बीच रूसी सैनिक मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे थे, जो उनकी मौत की वजह बन गए। यह दावा पश्चिमी मीडिया ने रूस के रक्षा मंत्रालय के हवाले से किया है। यूक्रेन ने साल की शुरुआत में ही डोनेस्क के मकीवका में रूसी सेना के ठिकाने पर बड़ा हमला बोला और रूस ने 11 महीनों की जंग में पहली बार यह माना था कि हमले में उसके 63 सैनिकों की मौत हो गई थी। हालांकि अब जो खबर आई उसमें रूस ये मान रहा है कि मकीवका में उसके 63 नहीं बल्कि 89 सैनिक मारे गए, जिसके लिए रूस के रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। उसने साफ कह दिया कि एक छोटी सी गलती की वजह से सैनिकों को जान गंवानी पड़ी और उनकी गलती यह थी कि जंग के बीच वो मोबाइल फोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे थे और बड़े अधिकारियों को इसकी भनक ना लगे, इसलिए उन्होंने कई मोबाइल फोन बैरकों में छिपा रखे थे। और ये बैरक डोनेस्क के मकीवका शहर में एक ऐसी जगह बनाई गई थी कि यूक्रेन के सैनिकों को भनक तक ना लगे। खबर के मुताबिक मकीवका के एक कॉलेज में रूसी सैनिकों के रहने के लिए कई अस्थायी बैरक तैयार की गई ताकि वो रूस के कब्जे वाले इस इलाके की सुरक्षा कर सकें। लेकिन वहां रहने वाले सैनिकों की एक लापरवाही उन पर भारी पड़ गई। उन्होंने अपने लोगों से बात करने के लिए वहां ढेर सारे मोबाइल फोन जमा कर रखे थे और मोबाइल फोन के इस्तेमाल की वजह से ही उनके ठिकाने को ट्रैक कर लिया गया, जिसके बाद यूक्रेन की सेना ने हमले के लिए सटीक लोकेशन का पता लगा लिया और फिर एक इशारा मिलते ही हाइमार्स से ताकतवर मिसाइलें दाग दी गई। यूक्रेन ने रूसी सैनिकों के ठिकाने की इतनी सही जानकारी इकट्ठा की थी कि मिसाइलें सीधे जाकर मकीवका में मौजूद कॉलेज पर गिरी और वहां बनाए गए रूसी सैनिकों के बंकर एक झटके में तबाह हो गए। इससे पहले कि रूस की सेना कुछ समझ पाती, उसके 89 सैनिक अपनी जान गंवा बैठे और सैकड़ों की संख्या में सैनिक बुरी तरह जख्मी हो गए। इस भीषण हमले के बाद यूक्रेन ने दावा किया था कि रूस के करीब 400 सैनिक मारे गए। माना जा रहा है कि इस दावे के बाद ही रूस को यह मानने के लिए मजबूर होना पड़ा था कि उसके 63 सैनिक मारे गए, जिनकी संख्या बाद में बढ़ाकर 89 हो गई, जिसके बाद रूस में भी गुस्से की आग जोर पकड़ने लगी। वहाँ के लोग इसके लिए पुतिन को तो कोस ही रहे थे, अब उनके निशाने पर रूसी सेना के कमांडर भी आ चुके हैं। लोगों का आरोप है कि जंग में कमान संभाल रहे रूसी कमांडर सही रणनीति नहीं अपना रहे और इसी वजह से यूक्रेन जंग में न सिर्फ बढ़त बना रहा है बल्कि बड़ी संख्या में रूसी सैनिक भी मारे जा रहे हैं। और ये साल तो पुतिन के सैनिकों के लिए तबाही लेकर आया, क्योंकि यूक्रेन ने दावा किया कि उसने साल की शुरुआत से अब तक रूस के करीब 500 सैनिकों को मार गिराया। और अगर यूक्रेन के इस दावे में जरा भी सच्चाई है तो ये पुतिन के सैनिकों को खौफ से भर देने वाला है, क्योंकि पहले ही पुतिन की फौज यूक्रेन के कई हिस्सों में घुटनों पर है और अब जेलेंस्की की सेना उसे पूर्वी यूक्रेन में भी पीट रही है, जहां के ज्यादातर इलाकों पर रूसी सेना अपना कब्जा होने का दावा करती है। इसके बाद भी यूक्रेन ने डोनेस्क के मकीवका के बाद एक और बड़ा हमला लुहांस्क में बोला। वहां रूसी सेना के एक बड़े हथियार डिपो को निशाना बनाया गया। इसके लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। ड्रोन से बम गिराए जाने से पहले वहां से कुछ सैनिक भागते दिखाई दिए, लेकिन तभी बम इमारत से जा टकराया। इस हमले के बाद रूसी सेना का हथियार डिपो मलबे में बदल गया और यूक्रेन ने दावा किया कि उसके इस हमले में भी रूस के करीब 100 सैनिक मारे गए। इस बीच 31 दिसंबर को यूक्रेन की राजधानी कीव पर हुए ताबड़तोड़ हमलों के वीडियो सामने आए। रूस ने 31 दिसंबर को कीव पर क्रूज मिसाइलों और ड्रोन से कई भीषण हमले किए थे और नए साल से ठीक पहले कीव के लोगों को दहला कर रख दिया था। रूस ने यूक्रेन में नए साल के जश्न को मातम में बदल दिया था। इसकी गवाही वहां से आई तस्वीरों ने दी। ईरान में कासिम सुलेमानी की तीसरी बरसी के अगले ही दिन एक बड़े सुरक्षा अधिकारी की हत्या कर दी गई, जबकि एक दिन पहले ही ईरान की सेना ने ऐलान किया था कि वो अपने कमांडर सुलेमानी की मौत का बदला जरूर लेगी। लेकिन इससे पहले कि वो सुलेमानी की मौत का बदला ले पाते, एक और बड़े अधिकारी की हत्या हो गई।
हमलावरों ने ईरान के सुरक्षा अधिकारी कासिम फतेह इलाही पर उनके घर के बाहर ही गोलियां बरसा दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। बाद में ईरान की सरकार ने इस हत्या को आतंकी हमला करार दिया। इसके बाद कहा जा रहा है कि 2020 में हुई कासिम सुलेमानी की हत्या के बदले की बात करने वाला ईरान अपने एक और अधिकारी को नहीं बचा पाया, जबकि कासिम फतेह इलाही की हत्या ने उसकी चुनौती और बढ़ा दी, क्योंकि दुश्मन देशों की चेतावनियों के बीच ईरान हिजाब विरोध की वजह से अपने घर में ही घिरा हुआ है। ऐसे में एक बड़े अधिकारी की हत्या ने उसके सुरक्षा इंतजामों की कलई खोल दी। इधर दिल्ली से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां इंडिया गेट के पास स्टॉल लगाकर सामान बेचने वाले कुछ दुकानदारों को जब सुरक्षा कर्मियों ने वहां से हटाना चाहा तो वो भड़क गए और उनसे धक्का मुक्की करने लगे। आरोप है कि हंगामा करने वाले दुकानदार वहां सामान बेचने की जिद पर अड़े थे, जहां कानूनी तौर पर दुकान लगाने की अनुमति नहीं है। यही वजह थी कि सुरक्षा कर्मियों ने जब उनका सामान जब्त किया तो वो डंडे लेकर उन पर टूट पड़े, जिसका जवाब देने के लिए उनमें एक गार्ड ने ईंट उठाई और मारपीट कर रहे उस आदमी के सिर पर दे मारी, जिससे उसके सिर से खून निकलने लगा। हालांकि इतना सब होने के बावजूद वो लोग नहीं रुके और लगातार हाथापाई करते रहे, जिसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज कर उनमें कुछ को गिरफ्तार भी कर लिया गया। उधर पूर्वी अफ्रीकी देश सोमालिया में हुए 2 कार बम धमाकों में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। ये धमाके मध्य सोमालिया के हिरान इलाके में भीड़ वाली जगह को निशाना बनाकर किए गए। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन अल-शबाब ने ली। इस बीच दिग्विजय सिंह के भाई और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायक लक्ष्मण सिंह ने कांग्रेस की मुश्किल बढ़ा दी, क्योंकि उन्होंने दावा किया कि पार्टी ने राज्य में एक इंटरनल सर्वे करवाया है, जिसके हिसाब से कांग्रेस केवल 54 सीटों पर मजबूत है। और इसी सर्वे का हवाला देकर लक्ष्मण सिंह ने आला कमान से जवाब मांगा, या यूं कहें कि बीजेपी को हराने की तैयारी में जुटे कांग्रेस आला कमान पर उसी के नेता भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने घुमा फिराकर नहीं बल्कि आला कमान से सीधा सवाल पूछा और हाल ही में मध्य प्रदेश से गुजरी भारत जोड़ो यात्रा पर उंगली उठा दी। क्योंकि लक्ष्मण सिंह ने दावा किया कि कांग्रेस के इंटरनल सर्वे के हिसाब से मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 17 पूर्व मंत्री और 37 विधायक ही जीत रहे हैं, जबकि इस समय राज्य में कांग्रेस के 96 विधायक हैं, यानी कांग्रेस को 42 सीटों का घाटा हो रहा है। लक्ष्मण सिंह ने अपने ट्वीट में यही चिंता जाहिर की, या यूं कहें कि उन्होंने ये जता दिया कि मध्य प्रदेश में राहुल की यात्रा से कोई फायदा नहीं होने वाला। बीजेपी ने उनकी इसी बात को राहुल के खिलाफ सियासी हथियार बना लिया। सिर्फ बार बार राहुल गांधी को लॉन्च करने से लॉन्च नहीं होने वाले, यानी खुद कांग्रेस के लोगों ने बीजेपी को राहुल और कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाने का मौका दे दिया और कांग्रेस की चुनावी तैयारियों की हवा निकाल दी। उधर सतलुज यमुना लिंक नहर के मुद्दे पर हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों की केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ बैठक हुई। बैठक के बाद हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार SYL यानी सतलुज यमुना लिंक नहर के मुद्दे पर गंभीर नहीं है, और साथ ही उन्होंने पंजाब सरकार पर इतने अहम मुद्दे की अनदेखी का आरोप भी लगा दिया। पंजाब के चीफ मिनिस्टर, उनके जो सारे अधिकारियों की टीम, वो इस विषय को अभी इस एजेंडे पर ही लाने के लिए तैयार नहीं है। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों को केंद्र की मध्यस्थता के जरिए इस मुद्दे को सुलझाने का आदेश दिया था। हालांकि हरियाणा सरकार का आरोप है कि पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने से ही इनकार कर रही है। इधर न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक आतंकियों को मार गिराने के लिए जम्मू कश्मीर के राजौरी में लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, क्योंकि एक और 2 जनवरी को वहां के डांगरी गांव के आतंकी हमले में 6 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद बॉर्डर पर मौजूद गांवों की सुरक्षा के लिए वहां रहने वाले लोगों ने कमर कस ली। राजौरी जिले में मौजूद ऐसे ही एक गांव अंद्रोला में न्यूज 18 की टीम पहुंची, जहां VDC यानी ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों को पूर्व सैनिक हथियार चलाने की ट्रेनिंग देते दिखाई दी। 90 के दशक में ट्रेनिंग कर चुके ऐसे ही ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों ने आतंकियों को मार गिराने में अहम भूमिका निभाई थी। इन्होंने फिर से अपने उन हथियारों को बाहर निकाला है, उन हथियारों को आज साफ किया है। और तो और आतंकी घटनाओं को रोकने के लिए ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों ने गांव की पहरेदारी भी शुरू कर दी, ताकि किसी भी तरह पाकिस्तान के इशारे पर चलाए जा रहे टारगेट किलिंग पर लगाम लगाई जा सके। आतंकियों से निपटने के लिए केंद्र सरकार भी गांवों की सुरक्षा पुख्ता करने में जुट गई, जिसके तहत विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम को मजबूत किया जा रहा है, जिसे इस साल 15 अगस्त पर गृह मंत्री अमित शाह की पहल पर शुरू किया गया था। मौजूदा समय में इस स्कीम के तहत जम्मू कश्मीर में 4,500 समितियां काम कर रही हैं, जिसके तहत समिति के सदस्यों को आधुनिक हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने के साथ पुलिस के साथ तालमेल बनाने के भी गुर सिखाए जाएंगे, ताकि जरूरत पड़ने पर समिति के सदस्य आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दे सकें। इस बीच जम्मू के राजौरी में हुए आतंकी हमले के विरोध में पुंछ में बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद समेत कई दूसरे संगठनों ने बंद का ऐलान कर विरोध जताया और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी एक तरफ सड़क पर बैठकर नारेबाजी करते दिखे तो दूसरी तरफ आतंकी हमले में मारे गए लोगों को भी याद किया गया। शहीदों को नमन है, नमन है।
पुंछ में सभी दुकान और दफ्तर बंद रहे। जम्मू पुंछ हाईवे को भी बंद रखा गया। राजौरी में इसी हफ्ते हुए 2 आतंकी हमलों में 6 लोगों की मौत हो गई थी। उधर गुजरात में आम आदमी पार्टी ने संगठन में बड़ा बदलाव किया। पार्टी ने वहां ईसुदान गढ़वी को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी, जबकि चुनाव के दौरान प्रदेश अध्यक्ष रहे गोपाल इटालिया को पार्टी का राष्ट्रीय संयुक्त सचिव बनाया गया। साथ ही महाराष्ट्र के सह प्रभारी की जिम्मेदारी भी गोपाल इटालिया को दी गई। प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने वाले ईसुदान गढ़वी गुजरात में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार थे। इस बीच चीन पर नजर रखने के लिए अमेरिका ने फिलीपींस में अपने लिए मिलिट्री बेस तलाशने का काम तेज कर दिया। वैसे तो अमेरिका और फिलीपींस के रिश्ते पुराने हैं, लेकिन ताइवान का मुद्दा गरमाने के बाद से अमेरिका उससे करीबी बढ़ाने में लगा है, ताकि चीन को उसके इलाके में ही घेर कर उसके पर कतर दिए जाएं। हाल ही में अमेरिका ने फिलीपींस के साथ जॉइंट मिलिट्री ड्रिल भी बढ़ाई है। ताइवान के उत्तर में जापान है, जो कि अमेरिका का दोस्त है, और चीन दोनों का दुश्मन है। लेकिन अगर चीन ने ताइवान के दक्षिण से कूच किया तो अमेरिका के पास उसे रोकने का कोई उपाय नहीं। यहीं पर पिक्चर में आता है फिलीपींस। वो ताइवान के दक्षिण में ही है, मगर दिक्कत यह है कि दक्षिण पूर्व एशिया के बाकी देशों के मुकाबले फिलीपींस की सेना कमजोर है और जंग में कमजोर साथी अमेरिका पर भारी पड़ सकता है। इसलिए अमेरिका फिलीपींस के साथ अपना सैन्य सहयोग बढ़ा रहा है। इधर झारखंड के साहिबगंज जिले में एक आदमी ने कुछ लोगों पर जबरन गोमांस खिलाने का आरोप लगाया और दावा किया कि विरोध करने पर उसकी पिटाई की गई, जिसके बाद यह खबर सामने आते ही इलाके में हंगामा मच गया। जांच के लिए पहुंची पुलिस को लोगों ने घेर लिया और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। आरोप है कि नए साल पर 5 युवकों ने गोमांस न खाने पर पीड़ित की पिटाई की थी। उधर तेलंगाना के मंचिरियाल से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। आरोप है कि वहां एक टोल कर्मचारी के रोकने पर केसीआर की पार्टी भारत राष्ट्र समिति के विधायक दुर्गम चिन्नैया भड़क गए और उन्होंने अपनी कार से उतरकर टोल प्लाजा के उस कर्मचारी को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वीडियो में दिखा कि टोल प्लाजा पर जैसे ही विधायक दुर्गम चिन्नैया की गाड़ी पहुंची, नियमों के मुताबिक बैरियर बंद हो गया। लेकिन केसीआर की पार्टी बीआरएस यानी भारत राष्ट्र समिति के विधायक दुर्गम चिन्नैया इस बात पर भड़क गए और उन्होंने बगैर टोल दिए वहां से निकलने की मांग की। जब उस कर्मचारी ने उस पर ऐतराज जताया तो उन्होंने सबके सामने उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद उसने दौड़कर टोल प्लाजा का बैरियर हटा दिया। हालांकि इसके बाद भी काफी देर तक वो वहां मौजूद कर्मचारियों को धमकाते नजर आए। इस बीच भ्रष्टाचार के मामले में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। इस मामले में नैनीताल हाई कोर्ट ने त्रिवेंद्र सिंह रावत पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को पलटते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत को राहत दे दी। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाई कोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश को एक तरफा बताते हुए रद्द कर दिया। उधर दावा किया गया कि चीन में पिछले 20 दिन में 25 करोड़ लोग कोरोना की चपेट में आए। ये दावा यूके में स्वास्थ्य मामलों से जुड़ी रिसर्च करने वाली संस्था एयरफिनिटी ने किया, जो लगातार चीन के हालात पर नजर रख रही है और चीन में कोरोना से जुड़े ऐसे ऐसे दावे कर रही है कि रूह कांप जाए। एक दिन पहले ही उसने दावा किया था कि 13 से 23 जनवरी के बीच चीन में कोरोना विस्फोट होगा और एक दिन में 25,000 लोगों की मौत होगी। और अब यूके की इसी संस्था ने दावा किया कि पिछले 20 दिन में चीन में 25 करोड़ लोगों को कोरोना हुआ और बीजिंग की 80% आबादी कोरोना का शिकार हो चुकी है, जबकि शंघाई में यह आंकड़ा 70% है। यानी चीन की राजधानी और आर्थिक राजधानी दोनों में कोरोना ने हाहाकार मचा रखा है। लेकिन चीन की सरकार सच नहीं मान रही और सही आंकड़े दबाकर बैठी है। यही नहीं, वो उन देशों से नाराज है जिन्होंने चीन से आने वाले नागरिकों के लिए कड़े नियम बनाए हैं और उनसे कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट मांग रहे हैं। यही नहीं, उसने इन देशों को कड़ी कार्रवाई के लिए चेतावनी भी दे डाली, क्योंकि उसे लगता है कि इन देशों में केवल चीन के यात्रियों को टारगेट किया जा रहा है, यानी चोरी ऊपर से सीना जोरी। क्योंकि चीन ने ऐसे समय में हेकड़ी दिखाई जब उसके ज्यादातर शहरों में 50% से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इस बीच दक्षिण कोरिया में कोरोना संक्रमित एक चीनी नागरिक के लापता होने से हड़कंप मच गया, जिसका नाम प्रशासन ने वांटेड की लिस्ट में शामिल कर दिया और बताया गया कि दक्षिण कोरिया पहुंचने पर वो चीनी नागरिक कोरोना संक्रमित पाया गया, जिसे सोल के एक होटल में आइसोलेट किया जाना था, मगर वो इससे पहले ही वहां से गायब हो गया और उस पर कोरोना नियमों को तोड़ने का आरोप लगा और उसे वांटेड की लिस्ट में शामिल कर लिया गया। इधर खबर है कि चीन को खुश करने के चक्कर में पाकिस्तान अपने ही लोगों पर जुल्म ढा रहा है। बलूचिस्तान प्रांत में चीन BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना के तहत ग्वादर बंदरगाह को बना रहा है, जिसके विरोध में ग्वादर राइट्स मूवमेंट नाम के आंदोलन से जुड़े हक दो तहरीक नाम के संगठन ने मोर्चा खोल रखा है। इस संगठन से जुड़े लोग पिछले साल अक्टूबर से ही अपनी मांगों को लेकर ग्वादर पोर्ट के सामने धरने पर बैठे हैं। लेकिन पिछले महीने की 26 तारीख को प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने यहां छापेमारी की और हक दो तहरीक संगठन से जुड़े 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आंदोलन की अगुवाई कर रहे हिदायत और रहमान के खिलाफ पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया। बताया गया कि पुलिस से बचने के लिए हिदायत पिछले कई दिनों से छिपे हैं, लेकिन वो लगातार वीडियो संदेश भेज रहे हैं।
जबकि बलूचिस्तान प्रांत की सरकार ने प्रदर्शन और रैलियों को रोकने के लिए ग्वादर में धारा 144 लागू कर दी। आंदोलन को कुचलने के लिए वहां इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई। पाकिस्तान ने यह कार्रवाई तब की जब चीन ने ग्वादर में बढ़ते विद्रोह पर नाराजगी जताई, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्वादर में चीन के सिर्फ 3 प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं और 12 अधूरे हैं, जिससे चीन बुरी तरह परेशान है। उसे डर सता रहा है कि कहीं विद्रोह की वजह से उसे ग्वादर न छोड़ना पड़ जाए, क्योंकि दिसंबर के तीसरे हफ्ते में आंदोलन के नेता हिदायतुर रहमान ने चीनी नागरिकों के लिए ग्वादर छोड़ने का अल्टीमेटम जारी कर दिया था। यहां तक कि प्रदर्शनकारियों ने ग्वादर ईस्ट बे एक्सप्रेसवे को भी बंद कर दिया था। मतलब चीन के खिलाफ ग्वादर में लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है और इसी वजह से चीन खौफ में है और उसे खुश करने के लिए पाकिस्तान अपने ही लोगों पर अत्याचार करने में जुटा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद कोरोना की प्रिकॉशन डोज लेने वालों की तादाद बढ़ गई। दुनिया भर में फिर से कोरोना फैलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से एहतियातन प्रिकॉशन डोज लेने की अपील की थी, जिसके बाद से ही कई राज्यों में प्रिकॉशन डोज की मांग अचानक बढ़ गई। पिछले 15 दिनों में कोरोना का टीका लगाने वालों में 71% ऐसे रहे जिन्होंने प्रिकॉशन डोज लगवाई। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक वैगनर ग्रुप के प्रमुख ने हथियारों की कमी का दावा किया। बताया गया कि उन्होंने इसके लिए पुतिन के खिलाफ नाराजगी भी जताई और साफ कह दिया कि बिना हथियारों के जंग नहीं लड़ी जा सकती। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक वैगनर ग्रुप के प्रमुख ने पुतिन से और ज्यादा हथियारों की मांग की ताकि यूक्रेन की सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। खबर है कि वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के पास अब गोला बारूद खत्म हो गया। बताया जा रहा है कि इसी वजह से डॉनबास के बखमूत की लड़ाई अब उन पर भारी पड़ रही है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूसी सेना से वैगनर ग्रुप को बख्तरबंद गाड़ियां और तोप के गोले नहीं मिल रहे। खबर तो यहां तक है कि हथियारों की कमी से वैगनर ग्रुप को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि इसीलिए वैगनर ग्रुप के कई लड़ाके पुतिन से नाराज हैं। इधर कानपुर के बिकरू कांड के आरोपी अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। खुशी दुबे कानपुर देहात की जेल में पिछले 2 साल से बंद है, जिन्हें आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। इससे पहले बिकरू कांड के आरोपी अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे की जमानत अर्जी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस बीच चीन से बढ़ते खतरे की वजह से ताइवान अपने रडार सिस्टम को अपग्रेड करने की तैयारी में है। ताइवान ने समुद्र में अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए अमेरिकी रडार सिस्टम AN/FPS 115 को 2013 से ही तैनात कर रखा है। लेकिन चीन की घातक मिसाइलों और जंगी ड्रोन के बढ़ते खतरे को देखते हुए ताइवान को इसकी ताकत बढ़ाने की जरूरत महसूस हुई। इसीलिए ताइवान ने अमेरिका के साथ $412 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 3,500 करोड़ में डील कर ली, ताकि अमेरिका AN/FPS 115 रडार सिस्टम को जल्द से जल्द अपग्रेड कर दे, जिससे ताइवान अपनी सीमाओं की सुरक्षा इतनी मजबूत कर सके कि चीन का कोई भी हथियार उसके आसपास न भटक पाए। ताइवान की कोशिश अमेरिका के इस रडार सिस्टम की रेंज बढ़ाकर करीब 5,000 किलोमीटर तक करने की है, जिसका मतलब है कि ये समुद्र में इतनी दूर से दागी गई किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को रास्ते में ही ट्रैक कर सकेगा। इधर दिल्ली के नजदीक ग्रेटर नोएडा की एक हाउसिंग सोसाइटी में तेंदुआ दिखने से दहशत फैल गई। वन विभाग की कई टीमें उसकी तलाश में जुटी हैं, लेकिन अभी तक उन्हें हाउसिंग सोसाइटी में घुसे तेंदुए को पकड़ने में कामयाबी नहीं मिल पाई। उसे पकड़ने के लिए आगरा, गाजियाबाद और मेरठ से भी टीम बुलाई गई। वहीं वन विभाग की टीम ने सोसाइटी के अलावा आसपास के इलाके में भी अलर्ट जारी कर दिया। उधर दक्षिण अमेरिका के देश बोलिविया में विपक्ष के नेता लुइस फर्नांडो कमाचो की गिरफ्तारी के बाद वहां बवाल बढ़ गया। कमाचो के समर्थकों ने सांता क्रूज में जमकर हंगामा किया और वो सड़क पर उतरकर पुलिस वालों से ही भिड़ गए, जिसके बाद हालात ऐसे बन गए कि पुलिस को उन्हें काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। लेकिन इसके बाद तो लुइस फर्नांडो कमाचो के समर्थक और ज्यादा उग्र हो गए। उन्होंने भी पुलिस वालों पर अलग अलग तरह के पटाखे छोड़ दिए। सांता क्रूज में लुइस फर्नांडो के समर्थक उनकी रिहाई की मांग को लेकर काफी देर तक हंगामा करते रहे। असल में लुइस फर्नांडो पर 2019 में हुए तख्ता पलट के दौरान आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा था, जिसके बाद उन्हें अब जेल हुई। लेकिन इसी बात से नाराज उनके समर्थक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में एक लड़की पर चाकू से हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि उस लड़की ने आरोपी लड़के से दोस्ती तोड़ दी थी, इसी बात से वो नाराज था, जिसके बाद उसने लड़की को मिलने के बहाने बुलाया और उस पर चाकू से कई वार किए। ये घटना पास लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की और उसे गिरफ्तार कर लिया। इस बीच दावा किया गया कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर हुई गोलीबारी में कुल 4 लोग शामिल थे। ये दावा फायरिंग की घटना की जांच के लिए बनाई गई कमेटी ने किया। इसके अलावा संयुक्त जांच दल यानी JIT ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया कि गोलियां एक नहीं बल्कि चारों तरफ से चलाई गईं। यानी पिछले साल 3 नवंबर को पाकिस्तान के वजीराबाद में इमरान खान पर हुई फायरिंग के वक्त वहां एक नहीं बल्कि 4 शूटर थे, जिन्होंने इमरान की गाड़ी को निशाने पर लिया था।
और उनकी बंदूकों से बरसी गोलियों ने इमरान खान के दोनों पैरों को लहूलुहान कर दिया। इस गोलीबारी में इमरान खान के अलावा 13 और लोग भी घायल हुए थे, जिसके आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया था। हालांकि करीब 2 महीने बाद आई रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि इमरान पर फायरिंग करने वाले आरोपी के साथ वहां 3 और शूटर भी मौजूद थे, जो मौके का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गए। इधर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने अवैध तरीके से स्मार्ट कार्ड बेचने वाले अपने 2 कर्मचारियों पर कार्रवाई की और उन्हें नौकरी से निकाल दिया। जिन पर मेट्रो परिसर के बाहर सस्ती दरों पर यात्रियों को स्मार्ट कार्ड बेचने का आरोप है। दोनों कर्मचारियों को दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों ने 23 स्मार्ट कार्ड के साथ कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन के बाहर गिरफ्तार किया। पिछले कई दिन से इन दोनों की गतिविधियों पर अधिकारी नजर रख रहे थे। उधर खबर है कि ईरान से तुर्की में घुसने की कोशिश करने वाले कुछ अफगान शरणार्थियों को तुर्की की पुलिस ने पीट दिया। इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक पुलिस वाला उन लोगों को बुरी तरह पीटता नजर आया। इस दौरान वो लोग उससे रहम की भीख मांगते रहे, लेकिन वो उन पर दनादन कोड़े बरसाता रहा। सामने आए वीडियो में वो लोग जमीन पर घुटने के बल बिना शर्ट के बैठे दिखाई दिए और उनके हाथ भी जंजीर से बंधे नजर आए, जबकि वो पुलिस वाला उन्हें एक एक कर कोड़े मारता दिखा। बताया गया कि ये अफगान शरणार्थी ईरान से तुर्की में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी तुर्की की पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया और बाद में सजा दी। असल में 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के आने के बाद वहां से हजारों लोग पड़ोसी देशों में शरण लेने के लिए पलायन कर रहे हैं। इस बीच दिल्ली के पास गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर एक लोकल ट्रेन की बोगी में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हालांकि आग पर दमकल विभाग की टीम ने वक्त रहते काबू पाया, वरना आग फैलने से बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि उस दौरान ट्रेन में यात्री सवार थे जिन्होंने कूदकर अपनी जान बचाई। आग बुझाने के बाद लोकल ट्रेन को दिल्ली रवाना किया गया। इस दौरान वहां मौजूद लोग वीडियो बनाते नजर आए। उधर खबर है कि यूरोप में कड़ाके की ठंड में भी गर्मी हो रही है। यूरोप के कम से कम 8 देशों में 1 और 2 जनवरी को सबसे गर्म दिन के तौर पर रिकॉर्ड किया गया। यानी नए साल ने ही यूरोप को आने वाली गर्मी का ट्रेलर दिखा दिया। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि पिछला न्यू ईयर भी गर्म था, लेकिन 2023 की एंट्री ने 2022 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस, चेक रिपब्लिक, द नेदरलैंड्स और डेनमार्क जैसे यूरोप के देशों में जनवरी का अब तक का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया। बताया गया कि पोलैंड के एक इलाके में तो तापमान 19 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जबकि वहां मई में भी पारा इतना नहीं चढ़ता। वहीं जहां उसके पड़ोसी बेलारूस में जनवरी में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, वो 1 जनवरी को 16.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इधर आंध्र प्रदेश के चित्तूर में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी के कई कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। हंगामा उस वक्त शुरू हुआ जब पुलिस ने टीडीपी की रैली को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की, जिस पर चंद्रबाबू नायडू के समर्थक भड़क गए और पुलिस से ही उलझ गए। हंगामा बढ़ने लगा तो पुलिस ने रैली में शामिल लोगों को वहां से खदेड़ने के लिए उन पर लाठियां बरसा दी, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। टीडीपी के कार्यकर्ता इधर उधर भागने लगे। इस रैली में चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद थे। इसी वजह से वहां भारी भीड़ जुड़ गई। पुलिस का कहना है कि इस रैली के लिए प्रशासन से इजाजत नहीं ली गई थी, इसीलिए कार्यकर्ताओं को वहां से हटने के लिए समझाया जा रहा था। इस बीच राजस्थान के दौसा में हाईवे पर अमरूद लूटने का वीडियो सामने आया। ऐसा अमरूद से भरे पिकअप वैन के पलटने के बाद हुआ और वहां लोगों की भीड़ जुट गई। कड़ाके की ठंड के बावजूद लोग अमरूदों को बोरियों में भरते नजर आए। कोई पैदल तो कोई मोटरसाइकिल लेकर वहां पहुंचा, ताकि हाईवे पर पड़े अमरूदों पर हाथ साफ किया जा सके। उधर आरोप है कि चीन ने पाकिस्तान को ट्रेन की बोगियां बेचकर करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान को उसने जो ट्रेन के डिब्बे बेचे वो उसके लिए कबाड़ सिक्के सिवाय कुछ भी नहीं है। और ये बात पाकिस्तान को तब पता लगी जब वो बोगियां उसके देश पहुंच गईं। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने चीन से खरीदी ट्रेन की बोगियों के लिए $15 मिलियन यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 120 करोड़ रुपए खर्च किए। लेकिन ये ट्रेन के डिब्बे पाकिस्तान में जाकर कबाड़ हो गए क्योंकि वहाँ की पटरियां इसे चलाने के काबिल ही नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन ने जो ट्रेन के डिब्बे पाकिस्तान भिजवाए उनमें ब्रेक लगाने के लिए इस्तेमाल होने वाला 20 इंच मोटा प्रेशर पाइप लगा है, जबकि पाकिस्तान में रेल की पटरियां महज 2.5 इंच मोटे प्रेशर पाइप के हिसाब से बनाई गई हैं। यानी अगर चीनी डिब्बों को पाकिस्तानी पटरियों पर दौड़ाया गया तो ट्रेन को रोक पाना नामुमकिन हो जाएगा। यही वजह है कि अब पाकिस्तान को इन डिब्बों की मरम्मत के लिए फिर से मोटी रकम खर्च करनी पड़ेगी। इस बीच उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए मकानों को तोड़ने की तैयारी पूरी कर ली गई, जिसके खिलाफ उन मकानों में रहने वाले लोग 28 दिसंबर से धरने पर बैठे। प्रशासन का दावा है कि वहां रहने वाले लोगों ने रेलवे की जमीन पर कब्जा कर वहां घर बना लिए, जिन्हें वहां से हटाने का आदेश नैनीताल हाईकोर्ट पहले ही दे चुकी है। लेकिन प्रदर्शनकारियों को भरोसा है कि उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जो याचिका दायर की उसका फैसला उनके पक्ष में आएगा। हालांकि डीएम ने यह साफ कर दिया कि जमीन को खाली कराने की कार्रवाई जल्द ही शुरू हो जाएगी। हम लोगों की तैयारी पूरी चल रही है और जितनी फोर्स की हमने डिमांड करनी थी वो कर ली है।
उधर इराक के तानाशाह रहे सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी के करीब 20 साल बाद पहली बार उस सीक्रेट ऑपरेशन की एक एक डिटेल से पर्दा उठाया गया। उस ऑपरेशन का हिस्सा रहे अमेरिका के एक पूर्व सैनिक ने एक इंटरव्यू में उस घटना का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया और बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से 13 दिसंबर 2003 की उस रात का पूरा किस्सा बताया। अमेरिकी सेना के उस ऑपरेशन में शामिल पूर्व मास्टर जनरल सार्जेंट केविन हॉलैंड ने बताया कि उनकी टीम को किसी शख्स से यह जानकारी मिली थी कि सद्दाम हुसैन कहां छिपे हैं। जब वो तय जगह पर पहुंचे तो उन्हें एक खेत के पास जमीन में एक गड्ढा दिखा। किसी को शक न हो इसलिए गड्ढे को रेत और पत्तों से ढका गया था। और जब गड्ढे को खोदा गया तो अमेरिकी सैनिकों को मिली जानकारी बिल्कुल सही निकली। गड्ढे में सद्दाम हुसैन ही छिपे थे। मगर फिर भी अपने शक को पुख्ता करने के लिए अमेरिकी सैनिकों ने गड्ढे में एक ग्रेनेड फेंक कर देखा। ग्रेनेड फेंकते ही गड्ढे के अंदर से अरबी में कुछ बोलने की आवाज सुनाई देने लगी। रिटायर्ड अमेरिकी सैनिक ने बताया कि इसके बाद पहले गड्ढे से हाथ बाहर आते दिखे और फिर सिर। फिर अमेरिकी सैनिकों ने सद्दाम हुसैन को खींचकर 8 फीट गहरे उस गड्ढे से बाहर निकाला। लेकिन सद्दाम हुसैन अकेले बाहर नहीं निकले। उनके हाथ में फुली ऑटोमेटिक ग्लॉक 18 हैंडगन थी। हैंडगन देखकर एक जवान ने सद्दाम के मुंह पर जोर से मारा और उनके हाथ से गन गिर गई। बताया गया कि सद्दाम के हाथ में रही वो हैंडगन आज भी अमेरिका के तब के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के पास है। इधर मध्य प्रदेश के बालाघाट में पलक झपकते ही एक बदमाश गहनों की दुकान से लाखों रुपए के गहने लेकर फरार हो गया। चोरी की यह घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वहां से आए एक वीडियो में दिखाई दिया कि गहनों की एक दुकान में खरीदार बनकर आया एक आदमी गहने दिखाने के लिए कहने लगा। इसके बाद दुकान में काम करने वाले कर्मचारी का ध्यान हटते ही वो वहां से गहने लेकर गायब हो गया। गहनों की चोरी का पता चलते ही दुकान के मालिक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई। इस बीच नए साल में 2 दिन की बढ़त के बाद तीसरे दिन शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। ज्यादातर सेक्टरों के शेयर लाल निशान पर रहे, जिससे निवेशकों को करीब 3 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। शेयर बाजार में बिकवाली की वजह से सेंसेक्स 636 अंक गिरकर 60,657 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 202 अंक नीचे 18,030 पर पहुंच गया। अपने दर्पण से लड़ गया कोई, अपने दर्पण से लड़ गया कोई, सीधे सूली पे चढ़ गया कोई। 100 बात की एक बात कही मिश्र ने, इस अदालत में बस यही होता, जुर्म किसका, पकड़ गया कोई। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात।